रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। भाजपा धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है और भाजपा के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रभारी बैठकें ले रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार भी उत्तराखंड नहीं पहुंची हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि दोनों सीट पर पार्टी मजबूती से उपचुनाव लड़ रही है। संसद चलने के कारण प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी व्यस्त हैं। उनकी ओर से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यह भली भांति जानती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए प्रदेश प्रभारी हो या फिर शीर्ष नेतृत्व वह उत्तराखंड आकर कोई भी तोहमत अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। मैंने कहा कि वो वर्चुअल रूप से हमारे जूम मीटिंग्स में हमारे संग लगातार जुड़ रही हैं, क्योंकि संसद भी चल रही है और एक संसद सदस्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के और राष्ट्र के मामलों को सदन में उठाए, और शैलजा जी का सदन में बने रहना भी आवश्यक है। वो लगातार हमको वहाँ से गाइड कर रही हैं, हमसे वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से कर रही हैं। हमारे जिलाध्यक्षगण से या जो हमारे प्रभारी उनसे भी वो मुलाकात लगातार कर रही हैं। फिजिकल नहीं भी आ रही तो क्या हुआ, आजकल तो नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जूम से सारी काम हो जाते हैं। और भली बात ही पता है हमारी शैलजा को कि उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही है। 2014 से लगातार हर चुनाव में यही कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 शून्य पे कांग्रेस आउट। उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनका आउट किया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनका आउट किया। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारी हो, अन्य शीर्ष नेतृत्व हो, उनको भली भांति पता है। राज्य में 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रभागीय वन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने हरेला वन के लिए वन अनुभाग में पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उनियाल ने राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, पौधारोपण, हरेला वन महोत्सव, NTFP हर्बल मिशन और वन पंचायतों में पौधारोपण करने को कहा है। उन्होंने स्वैच्छिक संगठनों, छात्रों, वन पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के सहयोग और सहभागिता से हरेला कार्यक्रम 2024 मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी हरेला की शुरुआत है, 1 महीने तक वृक्षारोपण होगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये कहना है कि केवल वृक्ष रोपित करके अपनी जिम्मेदारी से मत समझिए, उन वृक्ष के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है। मैंने वन विभाग को कहा कि जब आप आम आदमी का पेड़ों का प्लांट्स का सर्वाइवल रेट 70% है तो वन विभाग का 30 से 40 क्यों है? इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ सर्वाइव हो। और क्योंकि ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्यामपुर से ऋषिकेश तक सड़क किनारे बने नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने नाले की सफाई में NH डोईवाला डिवीजन की भारी लापरवाही देखने को मिली। यह नजारा देखने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल NH के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस लापरवाही पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने तीखे लहजे में अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उन्होंने 5 जुलाई तक नाले की सफाई पूरी तरह से करने के निर्देश दिए। मैंने इसका निरीक्षण किया है और शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्शन यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया था। ये लापरवाही का एक परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख रहे हैं जब बारिश पड़ती है स्वाभाविक तौर पे लोगों के घरों में पानी घुसता है। उसका एकमात्र कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो नाले बने हैं, अब उन नालों को यदि हम प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे और यदि ओवरफ्लो होगा तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा। बहुत पहले मैंने जब एक तमाम प्रदेश के EOs की MNAs की मीटिंग ली थी, तब भी मैंने बहुत निर्देशित साफ शब्दों में किया था कि आप सभी नालों को साफ कराइए। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा पहुंचने पर जिला अस्पताल और बेस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में वार्डों के साथ निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को हर सुविधा के लिए अस्पताल कर्मचारी तत्पर रहें।
देहरादून में कृषि गणना योजना के द्वितीय और तृतीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कृषि संगणना के आंकड़ों के उपयोग, विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में चंद्रेश कुमार, आयुक्त व सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यूकेडी ने क्षतिज आरक्षण के मामले को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। यूकेडी नेता महेंद्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, लिहाजा मजबूरन उन्हें सीएम आवास का घेराव करना पड़ रहा है। क्षतिज आरक्षण का मामला राज्यपाल के यहां पिछले 4 माह से लंबित पड़ा है। जैसे हमारा एक तो चिन्हीकरण 24 साल हो गए नहीं किया, दूसरा आपको पता है कि ये जो आंदोलनकारियों का 36% आरक्षण 2015 में भी पास हुआ था, जो 6 साल लटका रहा, फिर राज्यपाल से मंगाया। 4 माह हो गए अभी विधेयक पारित किए हुए, अभी राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के यहाँ से नहीं आया। और दूसरा यह जो मुजफ्फरनगर कांड की पैरवी है, जो आंदोलनकारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार अपने इसमें पैरवी करे, क्योंकि सरकार के वहाँ पे महाधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। पूरी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने 30 जून को रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन का फैसला किया है, और ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण, तमाम दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे अचिन्हित और वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, भू कानून, इन तमाम सवालों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में हादसों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल हाईवे 58 पर शिवमूर्ति के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। यहां पर पिकअप 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही देवप्रयाग सहित आसपास की चौकियों से रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक ने दम तोड़ दिया। के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रही थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, तो उनको हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और यह गाड़ी जो है सफदर खाल की तरफ से और ऋषिकेश जा रही थी। इसमें 2 ही व्यक्ति सवार थे और ज्ञात हुआ कि वहाँ पे एक बलगर आया था, जो बलगर पलटने के कारण जो है ये भी जो है नीचे की तरफ बलगर से बचाने। युवाओं की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के प्रयासों से बना स्टेडियम इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम मदिरा पीने का अड्डा बन गया है। यहां सुबह बैडमिंटन खेलने आए कुछ युवा इंडोर स्टेडियम पहुंचे। वे स्टेडियम की हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। कई जगह मदिरा की बोतलें सहित कई चीजें वहां पर देखने को मिली। युवाओं ने शासन प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। से मालूम हुआ कि वहाँ पे अनलीगल गतिविधियां हो रही है, शराब के अड्डे चल रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही खेल के मैदान में जहाँ पे प्रतिभा का विकास होता है और आए दिन वहाँ पे मतलब प्रतिदिन वहाँ पे बैडमिंटन का खेल हो रहा है और उसी कैंपस के अंदर शराब का जो है अड्डा चलना बहुत निंदनीय है। प्रशासन को देखना चाहिए। 3 कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे लगा रखी है ऊर्जा कल्याण विभाग ने। तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियाँ नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियाँ कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियाँ इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियाँ हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले। तो वो कुर्सियाँ नहीं मिल रही थी, तो हम कुर्सियाँ ढूंढने गए तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहाँ पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे सब आप लोगों को बुलाए हैं, फिर बुला के देखा है कि हमारा जो स्टेडियम का हाल देखिए आप, ना सफाई है ना कुछ है। देहरादून में रायपुर के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में LIC की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और
38वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल प्रबंधक आलोक गुप्ता को सलामी दी। उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में आगरा, हल्द्वानी, बरेली, अलीगढ़, इलाहाबाद, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर मंडलों ने भाग लिया। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही हैं, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। धमकी का कनेक्शन राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट पर कुछ समय पहले एक ईमेल आया जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जैसे मैसेज थे। जब पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की तब पता चला कि यह मैसेज राजस्थान से किसी ने वाईफाई इस्तेमाल करके ईमेल किया। पुलिस की एक टीम राजस्थान भेजी गई है। सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मामला दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। कि वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930s से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए। विधानसभा चौबट्टा खाल के नयार घाटी सतपुली में उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लागू करने को लेकर सभा आयोजित की गई। बाद में लोगों ने बाजार में रैली निकाली। उन्होंने उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से मूल निवास, भू कानून, सतपुली में आधार सेंटर, झील सहित 12 क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया। मूल निवास और भू कानून, पेपर लीक जैसे मामलों पे हमारे द्वारा आज एक रैली की गई और उसमें हमारे द्वारा सभा भी की गई, जिसमें कि हमारे मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे भी रहे। क्षेत्रीय मुद्दों में एक सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा रहा है वो झील का रहा है। सतपुली में झील निर्माण विगत काफ़ी टाइम से लंबित चल रहा है। झील का निर्माण एक मुद्दा बिंदु रहा, हमारा मुख्य बिंदु। दूसरा हमारा जो रहा वो पॉलिटेक्निक चमासू उद्धार को लेकर रहा। तीसरा बिंदु हमारा खैरासैंण महाविद्यालय को लेकर रहा। चौथा बिंदु हमारा मल्ली सतपुली में एक अतिरिक्त नगर पंचायत कार्यालय बनाने को लेकर रहा। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।